या गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक +2 राम शाह उच्च विद्यालय फतेहपुर गया से हूँ। आप सबों के बीच क्लास 12th के अलजेब्रा वेक्टर मैथमेटिक्स बुक में आप लोगों ने अभी तक जो स्टडी किया है उसमें आपने अलजेब्रा वेक्टर के रूप में आपने देखा। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। सेकेंड आज आपका है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, ये आपका चैप्टर है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक आपके पास वेक्टर है, तो क्या आप देखते हैं कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका इसका फाइनल पॉइंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये टेल है और ये आपका हेड है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और अदर वेक्टर ले लेते हैं। इस प्रकार है, तो ये भी आपका क्या हो गया कि टेल हो गया और ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कि टेल को टेल के साथ मेल करते हैं और मेल करने के बाद ये दोनों वेक्टर के हेल्प से जो वेक्टर बनता है और उसके बीच एंगल रिप्रेजेंट होता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, सपोज किया जाए कि यह एक वेक्टर है और यह एक वेक्टर है। इस तरीके से आपने देखा और यहाँ पे वो आपका एक इनिशियल पॉइंट है। तो देखें कि दोनों वेक्टर का टेल पॉइंट को हम एक जगह मीट करा दिया और सपोज करते हैं कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है और इसके बीच का एंगल को मान लिया जाए कि थीटा है। ठीक है, तब आप देखेंगे कि ये ए और बी, ये जो वेक्टर आपके पास हो गया, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या इसी को हम लोग कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखेंगे आप कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हम यहाँ पे ए डॉट बी जब निकालते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और इसके बीच के एंगल का कोसाइन लेते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कॉस थीटा। अब ये ए डॉट बी आपका डिफाइंड हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि सर ए डॉट बी को क्या हम ए गुना बी लिख सकते हैं? ना 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 ना, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि ए इंटू हम बी कह सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे यह देखेंगे कि ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए कह सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डॉट बी आपके पास आ गया तो बी डॉट ए आपका हो गया। हम कंपोनेंट्स वेक्टर के रूप में ए डॉट बी निकालने के लिए आप लोगों को बताएंगे। हम अभी केवल आपके बीच डिफिनेशन चल रहा है, वह डिफिनेशन है कि ए डॉट बी यानी कि डॉट है क्या। तो डॉट प्रोडक्ट के बीच में हमने यह देखा और ख़ास बात यहाँ पे यह है कि इसका जो एंगल आपका होगा वो 0 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू पाई, यानी 0 और 180 के बीच में इसके एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ए डॉट बी को हम लोग यहाँ से डिफाइंड करते हैं। मजे की बात आती है यहाँ पर बाबू कि जब ये दो वेक्टर इस प्रकार के दिए रहेंगे और कहेगा ये दोनों के बीच एंगल निकाल के दिखाइए, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ से मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपका एंगल निकल गया। अब सिचुएशन क्या क्रिएट यहाँ पर होता है, सिचुएशन इस तरह का क्रिएट होता है कि ये दो वेक्टर जब इस प्रकार से आ गया तो सिचुएशन बनता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे और एक ये कंडीशन बनता है। दूसरी कंडीशन बनता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अब आपके पास यह सिचुएशन क्रिएट हो रहा है
कि अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इस प्रकार से अगर पैरेलल होते हैं तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा या तो 0 डिग्री होगा या फिर आप देखेंगे वहां पे तो 180 डिग्री होगा। तो स्थिति आता है कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं 0 डिग्री। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि अगर ए वेक्टर अगर बी वेक्टर का अगर पैरेलल है तब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा का मान 0 डिग्री होगा या फिर हम लोग 180 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल आपके पास निकल करके आया, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो थीटा का मान आपके पास कितना है 0 डिग्री है। अब आप देखेंगे कि ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस 0 का मान हो जाता है आपके पास, देखेंगे आप यहाँ पे तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो इस स्थिति में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू आपके पास जो स्थिति यहाँ पे आया ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये आपके पास प्राप्त हो गया। लेकिन यही अगर स्थिति में अगर आपके पास सिचुएशन ऐसा बनता है कि अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर के स्थिति में यहाँ पे यह सिचुएशन क्रिएट होता है कि दोनों वेक्टर जो आपके पास है वो देख रहे हैं कि दोनों के बीच 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा और cos 90 का मान यही 0 होगा, ये पूरे के पूरे सिचुएशन आपका 0 हो जाएगा। तब उस स्थिति में a डॉट बी का मान क्या होगा 0 होगा। जब a इज परपेंडिकुलर टू b होगा तो इट इज क्लियर दैट वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू होगा क्या बेटा 0 होगा। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों वेक्टर जो है वह आपका एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। चलें आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे तरीके से। ये आपका अलजेब्रा वेक्टर का आज डॉट प्रोडक्ट चैप्टर चल रहा है। ये डॉट प्रोडक्ट में आप देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट कहें या डॉट प्रोडक्ट कहें तो कहा डिफिनेशन कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देयर टेल्स और हेड्स। अभी आपको बोला था कि ये टेल्स है और ये हेड है, ये टेल्स और हेड है, टेल को टेल के साथ मिलाते हैं और हेड को हेड के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में आप यहाँ पे देखेंगे कि हेड को हेड टेल को टेल के साथ मैंने ज्वाइंट किया और इस तरीके से आपके पास देख रहे हैं कि दो वेक्टर है और इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है। तो वही कहा देन देयर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द नंबर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। जो आपने निकाल के रखा ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये दोनों ए डॉट बी को डिफाइंड करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे वेयर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी आर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी आपके पास वेक्टर है। अब ए और बी वेक्टर का आपने क्या किया मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसका मॉडुलस निकाल देना है, उसका परिमाण निकल जाता है, मैग्नीट्यूड होता है रिस्पेक्टिवली। एंड इसका जो एंगल था वो आपको मैंने कहा कि 0 डिग्री लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू पाई, यानी कि इसके मान जो है एंगल का मान 0 और 180 के बीच या उसके बराबर होगा। इट इज डिनोटेड बाई ए डॉट बी। अब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आपके पास हैं तो दोनों का अगर आप डॉट निकाल देते हैं तो ए डॉट बी लिखेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी वेक्टर आपने लिखा, आप यहाँ पे देखें तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। अब आप देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर एंगल बिटवीन, इसको हम यूज करेंगे प्रोजेक्शन निकालने में। जब एक वेक्टर के दूसरे के डायरेक्शन में अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो उस समय हम ए डॉट बी का इस्तेमाल करेंगे, या दो वेक्टर के बीच एंगल अगर मुझे निकालनी है तो वहां पर भी हम ए डॉट बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा कि टेल को हमने टेल के साथ टैग कर दिया और इस तरीके से बना, टेल टेल ज्वाइन कर दिया और ये एंगल थीटा बना, यही आपका ए डॉट बी हो गया। और ए डॉट बी के बीच में मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा हुआ। अगर यहां से cos थीटा निकालते हैं तो a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी प्राप्त होगा।
आगे आप इसी तरीके से देखेंगे, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज है जो बहुत ही अच्छा और बेहतर है। आप लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको देखना होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बिलोंग्स टू आर। अरे बाबू, ए और बी क्या है? वो रियल नंबर है, तो वेक्टर ए डॉट बी भी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। दूसरा बात, ए डॉट बी लेस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी हमेशा लेस इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी का। अब कहता है कि इफ ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, अगर ए डॉट बी अगर जीरो से बड़ा होता है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज क्या होगा? एक्यूट। अगर ए डॉट बी का मान जीरो से बड़ा तो उसके बीच का एंगल जो होगा वह एक्यूट एंगल होगा। ए डॉट बी अगर जीरो से छोटा तो उसके बीच का जो एंगल होगा वह ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और ए डॉट बी अगर जीरो के बराबर है तो उसके बीच का जो एंगल होगा वह पूरे के पूरे 90 डिग्री होगा। ए डॉट बी जीरो, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज राइट एंगल, और एटलीस्ट वन ऑफ ए या बी इज जीरो वेक्टर। हो सकता है कि दोनों में कम से कम एक भी जीरो हो जाए, कोई बात नहीं है। इफ थीटा एंगल बिटवीन एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, तब ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में मैंने अभी वोट पे आपको दिखाया था, तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपका फार्मूला हो गया। और दो वेक्टर के बीच आप एंगल निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगला प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं बेटा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहां पे आपके पास जो प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी जो है वह बी डॉट ए का इक्वल होगा। फिर ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो गया। देखिए, अगर कोई वेक्टर है और उसके मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई स्केलर हो तो हम एम स्केलर वेक्टर ए डॉट बी लिख सकते हैं, या स्केलर को बाहर करके ए डॉट बी कर सकते हैं, या वेक्टर ए डॉट हम यहाँ पे स्केलर को बी के साथ गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। स्केलर है उसको आगे पीछे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इफ थीटा अगर जीरो हो, अगर थीटा जीरो हो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। अभी आपको मैंने निकाल करके दिखाया था कि अगर थीटा का मान 0 या 180 डिग्री हो तो ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों हो गया। और हम ये देखने वाले हैं कि ये ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इस प्रकार से मिल रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। और जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होगा तो उस स्थिति में हम उसको कहते थे कि ये लाइक वेक्टर है। अच्छा, अब अगर थीटा बराबर पाई है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आप देख रहे हैं कि माइनस मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी आ गया। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है, एक वेक्टर इधर जाए और दूसरे वेक्टर इसके अपोजिट जाए, तो वैसी स्थिति में अगर दोनों वेक्टर में अगर एक का भी डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उस स्थिति में वे हमारे पास अनलाइक वेक्टर होगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन ए डॉट बी, देख रहे हैं आपकी ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एन, आप यहां पे देखा कि थीटा इज एन जो आपके पास दिखा रहा है वो एंगल बिटवीन देम, यानी कि ए डॉट बी का मान आपने देखा कॉस थीटा होगा, जहां थीटा जो है वह एंगल बिटवीन है। लेकिन कब? जब ए वेक्टर ए और बी जो हो वह यूनिट वेक्टर्स हो, तो उस स्थिति में मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी का मान 1 होगा। और 1 होने के बाद आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ए और बी का मान 1 जब हो गया तो कॉस थीटा केवल बचेगा और ए डॉट बी का परिणाम कॉस थीटा होगा। डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे का प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं बेटा, कहता इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स along the rectangular coordinates are ox, oy and oz, then आप देखिएगा i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, ये सारे का परिणाम कितना होगा? 1 होगा। क्यों होगा? अब इसके बारे में हम बोर्ड पे आपको चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे i डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई। अब ये दोनों अलग वेक्टर है, एक i है और एक j है, और दोनों के बीच देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट का परिणाम 0 है। अच्छा, बात ऐसा आया a डॉट बी इक्वल टू a डॉट अगर c हो तो नॉट इंप्लाई हम b डॉट c नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉट है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है।
इसलिए इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता। अब a डॉट बी डॉट सी इज मीनिंगलेस। देखिए कहने का मतलब है कि जब a डॉट बी आपने जब निकाल दिया तो वह वेक्टर अब नहीं रहा। a डॉट बी क्या होगा, वह स्केलर होगा। और फिर हमारे पास डॉट सी जो है वह क्या है, वेक्टर है। तो क्या करेंगे बेटा, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दो वेक्टर के बीच निकालते हैं। ए डॉट बी आपका डॉट प्रोडक्ट है, सी आपका वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर का डॉट कभी नहीं होगा, इसलिए कहेंगे कि ये मीनिंगलेस है। क्लियर। अब है कि वेक्टर ए प्लस माइनस बी मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए डॉट बी प्लस माइनस बी। यानी आप इसको देखेंगे फार्मूला पे इस्तेमाल करके इसको एडजस्टमेंट कर दिया गया है, या फिर ये a प्लस बी प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर के हम लोग आगे काम कर सकते हैं। फिर a प्लस बी हो गया तो इसको भी हम मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज वेक्टर a b आर इन सेम डायरेक्शन का, जब a और b जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तब। इस स्थिति में आगे आपने देखा और इस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया। अब हम आगे आपको बताते हैं बेटा, यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से जो दो वेक्टर के बीच में आपने देखा कि अगर वह परपेंडिकुलर होता है तो स्थिति यह उत्पन्न हो गया कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं कब, जब उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो कहते हैं हम लोग कि ये डॉट बी जो होगा उसका परिणाम शून्य होगा। क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा कि cos 90 डिग्री का मान जो होगा वह 0 होगा। जैसा कि यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से अगर एक्सिस x है और इसको अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर y एक्सिस ले लेते हैं इस तरीके से और इसको अगर हम इस तरीके से दर्शा देते हैं z एक्सिस, तो देखेंगे कि i के अलोंग में ये x के अलोंग में ये हमारा i वेक्टर होगा और y के अलोंग में j वेक्टर होगा, ये हमारा k वेक्टर होगा। तो आपने क्या कहा, i डॉट i, क्या बात है, देखेंगे i डॉट i, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि वेक्टर a डॉट b तो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। देखो बेटा यही है दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालना। तो आपने सीखा a डॉट b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। अब हम i डॉट i निकालने वाले हैं, तो i डॉट i का मैग्नीट्यूड a और b के जगह पे i होगा cos थीटा। तो क्या आप देख रहे हैं, देख यह रहे हैं कि cos थीटा जो है वो हमारा i डॉट i है, मतलब एक ही वेक्टर जो है ये इसी वेक्टर के हम क्या निकाल रहे हैं, डॉट निकाल रहे हैं। तो i डॉट i जब आप निकाल रहे हैं तो वहां पे देखेंगे कि एक ही वेक्टर है, मतलब उसी वेक्टर का वो सिमेट्रिक है, यानी वहां पे आप जब देखेंगे तो उसके बीच का जो एंगल होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। तो उस स्थिति में आप क्या देखेंगे कि i डॉट i, अब ये देख रहे हैं कि i डॉट i का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1, ये भी आपका 1 और cos थीटा के बीच का आपका एंगल 0 डिग्री होगा। चूंकि हम कहें कि ये एक वेक्टर है और इसी पर एक और वेक्टर उठा के इस प्रकार से ले ले बेटा, अब बताओ कहें कि हम ये वेक्टर के बीच क्या एंगल होगा, अरे भाई एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, इसमें क्या बात है भाई। तो इस स्थिति में आप देखेंगे तो 1 आपका यहां पर आ गया, अब इसका भी मान 1 होगा, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी आपने देखा i डॉट i का परिणाम 1। इसी प्रकार j डॉट j का भी आप देखेंगे तो उसका भी परिणाम 1, k डॉट k का भी परिणाम 1। अब रह गया बात कि अल्टरनेट अगर हम देखते हैं i डॉट j, देखो बेटा ये i है और ये j है तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, फिर j डॉट k देखेंगे तो इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री,
फिर k डॉट आई देखेंगे तो इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री, और जैसे ही हमारा 90 डिग्री आता है cos थीटा cos 90 रखेंगे, वो सिस्टम को जीरो कर देगा, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये डॉट बी का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं आई डॉट जे इक्वल टू जीरो, जे डॉट के इक्वल टू जीरो, फिर के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। आपने देखा कि जब ये अल्टरनेट था तो अल्टरनेट के स्थिति में आपने देखा कि आई जे के आई ये सारे क्या हुए, जीरो हो गए। इस स्थिति में आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही मजेदार एक सवाल आप लोगों के बीच रख रहे हैं, और यह सवाल जो आपके बीच में है वह क्या स्थिति देता है कि मैग्नीट्यूड, सीधा क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी। अगर इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन अगर एराइज किया जाए कि मॉडुलस या आप कहें मैग्नीट्यूड ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए माइनस बी, तब कहता है कि देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहां पे आपके पास होगा क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं। ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, इसी प्रकार से ले लेते हैं हम सी का मान 90 डिग्री, और डी का कोई और एक मान ले लेते हैं बेटा 180 डिग्री। तब आप यहाँ पे देखेंगे कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी अगर आपके पास दिया गया है तो देने के उपरांत क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, क्या इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या परिणाम आएगा। अब इस परिणाम की ओर हम लोग चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि स्थिति जो होने वाला है वह इस तरह का होगा। जो क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि ए वेक्टर ए प्लस बी का आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है। तो इस स्थिति में आप यहाँ पे वेक्टर दोनों को नोट कर लें, और हमारे पास बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कंपटीशन में तो खैर बहुत बार इसको पूछा है, और एग्जाम में भी आपको पूछे हैं और पूछे जाएंगे भी। तो देखेंगे आप, सीधा हम लोग कहें कि गिवन वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अगर हम इसको दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो स्थिति आ जाएगा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इसको कर देंगे वेक्टर, यहाँ डॉट लगा देना जरूरी है, वेक्टर a माइनस बी डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब आप क्या करेंगे कि a डॉट a करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस, फिर करेंगे a डॉट b प्लस, फिर कहेंगे b डॉट a प्लस, फिर b डॉट b हो जाएगा। उसी तरीका से a डॉट a हो जाएगा। फिर आप देखेंगे वेक्टर a डॉट माइनस b आपके पास आ गया यहाँ पे, फिर कहेंगे माइनस वेक्टर b डॉट a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b हो जाएगा। तो क्या देखेंगे, a डॉट a जो आपके पास आ गया, ये हमारे पास ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पे कि b डॉट b आ गया, तो ये भी आपका सेम हो गया, कैंसिल हो गया। अब a डॉट b, बाबू रे a डॉट b बराबर होता है b डॉट a का। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि a डॉट b प्लस b डॉट a को कह सकते हैं a डॉट b। अब यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस a डॉट b, और इसको भी b डॉट a को अब हम कह सकते हैं माइनस a डॉट b। इधर ले आओ तो आपने देखा कि 2a डॉट b और प्लस इधर भी आकर के हो जाएगा 2a डॉट b इज इक्वल टू 0। अभी 4a डॉट b इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि a डॉट b इज इक्वल टू 0/4, 0 यानी a डॉट b का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अगर a डॉट b अगर 0 होता है तो a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर a अगर b का परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा।
क्लियरली स्पष्ट है थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि अभी आपने देखा था कि जब अगर ए डॉट बी 0 होता है तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस स्थिति में सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, और देखने के बाद बेटा आप देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो स्केलर प्रोडक्ट का टर्म्स ऑफ कंपोनेंट में आप ये देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, ठीक है, उस स्थिति में अगर वो इस प्रकार से हो कि वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, या इस तरीके से और भी वेक्टर आपके पास रहे तो आपको दिया रहे, तो आप देखेंगे जैसे कि हम मान लेते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू है a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वेक्टर b इज इक्वल टू है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या निकालना है, a डॉट बी। अगर a डॉट बी अगर निकालना है यहाँ पर बाबू, तो क्या देखना है, सीधा सीधी i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k आपका 1 हो जाएगा, बाकी अल्टरनेट करेंगे तुरंत 0 हो जाएगा। इसलिए सीधी सवाल है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि a डॉट बी अगर इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, और वेक्टर a का मान अगर इस प्रकार से अगर दिया हुआ हो और वेक्टर b का मान इस तरह से दिया हुआ हो और a डॉट b मुझे फाइंड आउट करना है, तो सीधा a1 b1 क्योंकि i डॉट i 1 हो गया, a2 b2, फिर आपने देखा आसानी से j डॉट j 1 हो जाएगा, a3 b3 इस तरह से इस्तेमाल किया। अब आपके पास यहाँ पर एक मन में और सवाल बनता है जो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके यहाँ पर a था, तो आप इसको कह सकते हैं कि वेक्टर a डॉट a, इसका मतलब इसी को कहते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, तो सीधा सीधी ये सवाल आपके आता है a डॉट a अगर सेम में सेम से हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे यह सिचुएशन आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि a डॉट a तो a स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर b डॉट b करेंगे, अगर वेक्टर b का अगर हम मॉडुलस का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पे आप वेक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि दो वेक्टर आपके पास कंपोनेंट्स के रूप में अगर दिया गया हो और स्थिति यह उत्पन्न हो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या स्थिति ऐसा आ जाए कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर ये स्थिति आता है कि दोनों वेक्टर ये एक दूसरे के अगर आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का सिचुएशन यह बताता है कि a डॉट b का मान 0 होगा। तो जैसे ही हम कहेंगे यहाँ पे कि यदि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b होगा, देन सीधा आप कह सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b का परिणाम क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, जब a डॉट b का परिणाम 0 होगा तो a डॉट b का मान कितना है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का मान 0। ना कि ये आप कहेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है, सीधा रास्ता यही है कि कंपोनेंट्स के रूप में अगर दो वेक्टर इस प्रकार से अगर दिया गया हो तो आप सीधा दोनों का इस तरीके से a डॉट बी निकाल लेंगे और दिखाना रहे कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सीधा कहेंगे a1 b1 a2 b2 a3 b3 का अगर सम निकालते अगर परिणाम 0 आता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अब स्थिति आता है कि सर अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, हाँ, कहेंगे कि इफ अगर वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b होगा,
देन तब हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन B1, फिर कह सकते हैं A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3। इस तरीके से अगर हम I के कोफिशिएंट का रेशियो करते हैं, J के कोफिशिएंट का रेशियो करते हैं, K के कोफिशिएंट का रेशियो करते हैं, और इस तरीके से रेशियो करने पे अगर वह रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो इस स्थिति में यह हो जाएगा आपके बीच में, और ये दिखा देगा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, आपका पैरेलल है। अब एक मन में सवाल यहाँ पे बनता है कि सर अगर इस तरीके से अगर दो वेक्टर देता है और दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल को अगर फाइंड आउट करना है तो क्या किया जा सकता है? कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके से सिचुएशन देता है A डॉट B के लिए, तो हमने A डॉट तो B निकाला ही है और मैग्नीट्यूड A निकाल लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर B वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा सीधी हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा बराबर आपने पढ़ा A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B। अब देखो बाबू A डॉट B का मान क्या है ऊपर में, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और मैग्नीट्यूड A का परिणाम A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इंटू यहाँ कहेंगे B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे दो वेक्टर का अगर कंपोनेंट्स के रूप में लिखा गया हो और ये दोनों के बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो cos थीटा के फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग A डॉट B मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड B का सहारा लेकर के निकाल सकते हैं। अब सिचुएशन था कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के आपका क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो cos थीटा का मान सीधा हम लोग 90 डिग्री रखेंगे और 90 रखेंगे तो ये 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B1 A2 B2 A3 B3 का क्या होगा, वो शून्य दे देगा। अच्छा, बराबर 0 हो जाएगा। अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो सीधा इसका अनुपात यानी कि रेशियो जो होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखा और देखने के बाद आपने इस तरीके से काम किया। अब आपको हम बताते हैं ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन आपका जो है वह प्रोजेक्शन निकालने का है। देखिए बेटा, प्रोजेक्शन होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग चलेंगे, और प्रोजेक्शन के बारे में अगर हमारा जानकारी अगर स्पष्ट हो जाता है तो आसानी से हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा है और सवाल भी इस पे स्पष्ट होकर के बनते हैं, सरल है। देखेंगे आप यहाँ पर कि मान के चलो आपके पास ये आपका कोई एक इनिशियल पॉइंट है और हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये दूसरी वेक्टर को अगर हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास B है, ठीक है। इसको और आगे आने दिया जाए, ये ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से कि ये हमारे पास वेक्टर A है और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा B वेक्टर है। लेकिन खासियत क्या है कि ये दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अब देखेंगे वेक्टर A का B के डायरेक्शन में अगर हमको प्रोजेक्शन निकालना हो, ये देखना बेटा ए प्रोजेक्शन है, इसका नाम L दे देते हैं, इसका नाम P दे देते हैं। तब आप क्या देखोगे, आप यह देखोगे यहाँ से कि अगर हम ये थीटा ले लेते हैं तो cos थीटा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आधार बटा कर्ण होगा, और आप देखेंगे कि ये एंगल अगर हमने थीटा ले लिया तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि इसको हमने ड्रा किया है परपेंडिकुलर। तो B बाई H, तो B हमारे पास क्या आ जाएगा OL, और H का मान जो होगा वह हमारे पास क्या हो जाएगा वेक्टर A।
यानी OL बराबर कितना आ गया, वेक्टर A cos थीटा। अब आप देखेंगे कि इसी का तो हमको प्रोजेक्शन दर्शाना है, इसी OL का तो लेंथ निकालना है। अगर इसका लेंथ निकल जाता है तो यही हमारा प्रोजेक्शन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B क्या होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, जिसके डायरेक्शन में निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और ये प्रोजेक्शन तय हो गया, क्लियर हो गया। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई झमेला नहीं है और बहुत सरल है प्रोजेक्शन निकालना। आसानी से हम लोग प्रोजेक्शन ज्ञात करते हैं। इस तरीके से आपने देखा प्रोजेक्शन के बारे में। और प्रोजेक्शन अगर हमको ये करना होगा कि अगर हमको B वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर A के डायरेक्शन में निकालना है तो यहाँ पे सीधा सीधी सवाल कुछ नहीं है, सस्ता है। सीधा कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ, आप देखेंगे वेक्टर A, तो क्या हो जाएगा, A डॉट B, जिसके डायरेक्शन में निकाला उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्लियर हो गया, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। अब इस पे एक आपका सवाल देता है, कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, देखिए बेटा द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, आपके पास क्वेश्चन दिया है I प्लस J प्लस K ऑन वेक्टर I प्लस 2J प्लस 3K, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इसका ऑन वेक्टर इसका, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में आपको ज्ञात करना है, कोई ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है A में 1/√14, B में दिया है 3/√14 और C में आपके पास जो ऑप्शन दिया है बेटा वह 8/√14 और D में दिया है नॉट, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ दूसरे मान यहाँ पे रख देते हैं 2/3, चलो ठीक है यही रखा जाए। अब कहता है कि इसका प्रोजेक्शन करना है, एकदम सिंप्लीफाई, एक लाइन में होगा। मान लिया हम कि वेक्टर A है I, ये है J, ये है K और B को मान लिया I प्लस 2J प्लस 3K। अब मुझे क्या है कि A का प्रोजेक्शन B के डायरेक्शन में निकालना है, तो सीधा कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, तो क्या होगा A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ B। देखिए तुरंत इसको एक लाइन में बना देते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। अब आप देखेंगे A डॉट B तो 1 1 और फिर करेंगे प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3 और मैग्नीट्यूड B का निकालना है बेटा, तो 1 का स्क्वायर 4 प्लस 3 3 9, तो 3 2 5 6 और ये रूट कितना आ जाएगा 9 4 13 1 14, यानी 6 बाई कितना हो जाएगा √14। अब आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है बेटा यहाँ 6/√14 है, 8 बाई नहीं है, तो क्या इससे ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन के बारे में देखा, प्रोजेक्शन के बारे में सीखा और आपका इससे संबंधित आपके पास कुछ सवाल हैं जो आपको हम इस प्रकार से स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बेटा क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है वह यह है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली। A डॉट B का मान √6 है। तो अब हमको क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड A और मैग्नीट्यूड B, अगर हम A और B दो वेक्टर मानते हैं तो देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड A का मान दिया है √3 और B का मान दिया है 2 और A डॉट B का मान √6 है। तो अब यहाँ पे हम अगर एंगल बिटवीन का फार्मूला cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं तो A डॉट B मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B, तो A डॉट B का मान √6 और मैग्नीट्यूड A का मान √3 और B का मान 2, तो देख रहे हैं कि √6 बाई आपके पास कितना आ गया, ये
√6 को √3 इंटू √2 कर सकते हैं, और ये नीचे √2 से √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2/2 आ गया, यानी 1/√2 आ गया काटने पे। अब आप देखेंगे कि 1/√2 का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ गया, π/4। कितना सरल क्वेश्चन था बेटा, एकदम आसानी से आपने कड़ाक मारी करके निकाल दिया। इसी तरह से आपके पास है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना। देखो कितना अच्छा एंगल निकालना है, ए मान लिया, बी मान लिया, ए डॉट बी निकाल दिया यहाँ पे, फिर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी निकाल दिया, और फार्मूला हमने दो वेक्टर के बीच का पढ़ाया था, वो था cos थीटा बराबर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। अब देखा कि ए डॉट बी का मान 10 आ गया, और मैग्नीट्यूड ए का मान 14, इसका भी मान 40, 10/14 √14 14 हो गया। डिवाइड करने पे या कैंसिल करने पे 5/7 आया, यानी थीटा का मान cos इनवर्स 5/7, या आप चाहें इसे तो आगे इस तरीके से एक सवाल और दिया है जो जबरदस्त सवाल है। वह सवाल आपके पास क्या है बेटा, बहुत अच्छा और एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सवाल है और इंपॉर्टेंट है। कहता है ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लेम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर देन लेम्डा ए इज यूनिट वेक्टर इफ, इसमें क्या होगा। तो थोड़ा सा आप देखेंगे, ये आखिरी सवाल है और कहता है कि लेम्डा ए इज यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि लेम्डा ए इज यूनिट वेक्टर दर्शा रहा है, तो इसका मतलब है कि लेम्डा ए का परिणाम जो होगा वह क्या होगा, यूनिट होगा। कोई बात नहीं है, और 4 ऑप्शन वहां पर दे रखा था, तो 4 ऑप्शन में तो कोई एक ऑप्शन होगा ही सही। अच्छा देखेंगे आप यहाँ पे कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हम लोगों के लिए सही होता है और बेहतर होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, कहता है कि लेम्डा ए जो आपके पास दर्शाया है, वो लेम्डा ए का मान आपके पास दे रहा है, लेम्डा ए का यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, यानी कि लेम्डा ए वेक्टर का परिणाम जो आपके पास है वह क्या है, यूनिट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर यूनिट देता है लेम्डा ए का मान, देखिए बढ़िया से, लेम्डा ए का अगर परिणाम अगर आपके पास इस तरीके से हम देखते हैं कि लेम्डा ए का अगर परिणाम का यूनिट वेक्टर अगर 1 देता है बेटा, अगर ये 1 देता है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे इसको कि देखेंगे कि ये लेम्डा एक अलग हो गया, ये ए अलग हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डेल्टा यानी लेम्डा आपका मॉडुलस में है, लेकिन ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आता है आपका 1 आता है। सिचुएशन यहाँ पे यह क्रिएट होता है कि ये बराबर 1/मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, लेम्डा। तो यही आपका जो है वो डी में आपका सिचुएशन दिया हुआ है। डी में जो आपके पास सिचुएशन दिया हुआ था वह ए बराबर 1/ क्या दिया है, लेम्डा दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि आपका जो है ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ, और ये जो आपका था वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट था, ये कंप्लीट आज एक एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब बचा है आपका क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, एक क्लास और वेक्टर का है, वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 या 4 चैप्टर वहां पे पढ़ना है, उसको लेकर के हम आएंगे। आप सभी पूरे तमाम बिहार के बच्चों को फिर से पुनः हार्दिक स्वागत है। आप इसे अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। ये कंपटीशन का IIT और JEE के भी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।